इंडिया जो है उसकी डिपेंडेंस जो है वो रशियन ऑयल पे 30% तक हो चुकी है। हिंदुत्व के जो एजेंडे है उस पर काम कर रहा है। करीब साल कम $54 बिलियन बचाते हैं हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन इंडिया जो है उसकी डिपेंडेंस जो है वो रशियन ऑयल पे 30% तक हो चुकी है। और ये एक दैट्स अ बिग न्यूज़। ये एक एनालिसिस आया कि शिपिंग डाटा आया था उससे पता चला है। और सुनने में आ रहा है कि ये 40 to 50% तक जो है ये बढ़ जाएगी इस अप्रैल के एंड तक। और देखिए, हाँ, करीब करीब 30% रशियन ऑयल ले रहे हैं। अगर हम ये हमारी स्ट्रैटेजी है। देखिए, मैं आपको आपके शो पे और भी शो पे कई बार कह चुका हूँ, जितना रशियन ऑयल बढ़ेगा उतना ओआईसी का मार्केट शेयर विल फॉल इन इंडिया। और अगर आप देखें ऑयल में, नाउ वी हैव रिटेंडेंस, रशियन कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट, वहाँ नाइजीरिया से भी ले रहे हैं हम ऑयल, ईरान से भी ले रहे हैं, इराक से भी ले रहे हैं, और वहाँ कनाडा से भी ले रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी ले रहे हैं। तो ये कॉन्टिनेंट वाइड रिटेंडेंस है। अभी हमने वेनेजुएला के साथ टाई अप किया है, वहाँ भी ऑयल एक्सप्लोरेशन जो एक जॉइंट वेंचर बनाया, उसका जितना भी ऑयल निकलेगा 40% ऑयल हम लेंगे। तो ऑयल इज एनर्जी, इज सिक्योरिटी, इज एज गुड एज नेशनल सिक्योरिटी। तो जितनी इसमें जोग्राफिकल रिटेंडेंस हो उतना अच्छा है। तो उससे क्या होता है कि वो रिस्क आर डिवाइडेड। और आप जानते हैं कि रशियन ऑयल करीब 30% सस्ता हमें पड़ता है। अगर मैं बैकअप द एनवेलप कैलकुलेशन करूं, मान लीजिए हम सारा तेल रशिया से लेते तो करीब करीब साल कम $54 बिलियन बचाते हैं। अभी सारा तो नहीं लेते, 30-40% लेंगे तो $54 बिलियन का 40% निकालिए, $20-22 बिलियन बचता है, जो विच इज अ बिग अमाउंट। रिटेंडेंस बन रही है। तो वी हैव नाउ सोर्सेज इन अफ्रीका, मिडल ईस्ट, अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो मतलब हमारे हर कंटिनेंट में कहीं ना कहीं हम सोर्सेज डेवलप कर चुके हैं। बाकी हमारा अपना तेल भी निकलता है। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि इंडियन ओशन में वी हैव टेकन फ्यू थाउजेंड नॉटिकल माइल्स फॉर एक्सप्लोरेशन। तो वहाँ भी हम तेल ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ भी संभावना है कि तेल निकले। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी पूरी पूरी चांसेस है कि वहाँ तेल है। भी एक्सप्लोरेशन ढंग से नहीं हुआ, भी हमने खोल दी है। तो ऑयल को लेके एक रिटेंडेंसी बनानी है, डिपेंडेंस नहीं बनानी, रिटेंडेंसी बनानी। और इसका एक रिपल इफेक्ट आप देखेंगे। आपने पीछे देखा होगा कि जीसीसी कंट्री सडनली हमसे एफटीए करना चाहती है। जीसीसी कंट्रीज रुपी ट्रेडिंग की भी बात कर रही है। और जीसीसी में सबसे बड़ा कंट्री कौन है? सऊदीज है। और आप ये भी जानते हैं कि सऊदीज विल नेवर कम सामने से कि भाई आपके साथ रुपयों में तेल बेचने को तैयार है। उसको सऊदी नहीं कर पाएगा। देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शंस एंड लॉट ऑफ इकोनॉमिकल कंपल्शंस देयर। बट अगर जीसीसी ब्लॉक रुपी ट्रेडिंग में शुरू हो जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन इवन बाय ऑयल फ्रॉम सऊदीज इन रुपीस। भाई अभी रेशन तो हमें रुपीस में दे रहे हैं। अगर सऊदी रुपयों में दे तो हम तो उनसे भी लेने को तैयार है। जो हमें रुपये में दे, जितने ज्यादा लोग रुपयों में दे उतना अच्छा है। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं हो रहा है तो हमारे लिए तो अच्छा है। और ये तो हमारी एक स्ट्रैटेजी है। और आज आप देखें तो ये जो जीसीसी का एफटीए, जीसीसी कंट्रीज का एफटीए हो रहा है। अच्छा, इजिप्ट वाले भी इंटरेस्टेड है हमें तेल और मिनरल्स बेचने में। इजिप्ट में भी तेल है, वो भी इंटरेस्टेड है। तो अब तो ये होना चीमा साहब, कितने लोग रुपए में तेल बेचने को तैयार होते। क्योंकि एक सच्चाई है जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये आज नहीं कह रहा। मैंने आपको बोला था, एक बार रशिया का जो मार्केट शेयर बन गया उसको किसी के लिए भी हटाना मुश्किल हो जाएगा। मोदी को बेच डाला, क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? देखें, पाकिस्तान में पार्लियामानी जमहूरियत है। इसके अंदर जो वज़ीर आज़म है वो बेसिकली हुकूमत का सरबराह होता है। और खान साहब मेरे ख्याल से कई दफ़ा ये कह चुके हैं, अपनी जब दौरे उनकी वजारत थी तो कहते रहेंगे जो भी मामलात हो रहे हैं मेरी मर्ज़ी से हो रहे हैं और मैं ही इसका अपने तमाम जो डिसीजन को ओन करता हूँ। उसके बाद मेरे ख्याल से जब ये अमेरिका से होकर आए हैं, इन्होंने इस तरह मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ। तो फिर हाउ कैन यू से कि जनरल बाजवा ने बेचा? ही वॉज देयर एंड ही वॉज पार्ट ऑफ इट। और अगेन अगर तौसीक की तो वज़ीर आज़म ने की, तो यू कांट जस्ट ब्लेम दैम, इट्स बेसिकली द होल थिंग। और ये इमरान खान साहब के अलावा इसको और किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन सब लोग तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर दोबारा मुल्क में वापस आ जाएं तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। वो कौन लोग कहते हैं? बिलीव मी, मैं जैसे मिला हूँ वो गालियाँ दे रहा है। आई एम सॉरी टू से आई एम यूजिंग दोज वर्ड्स, लेकिन वो ऐसे ही है। आप किसी बाइक वाले से पूछें, आप किसी गाड़ी वाले से पूछें, आप किसी रेडी बांध से पूछें, कहता है यार हमें पैसे कमाने दो, आप बच्चों के लिए रिस्क ले जाने दो, इलेक्शन बाद में भी हो जाए क्योंकि तूफान नहीं आना। और दूसरा यार, 4.25 साल उस इस गवर्नमेंट हम सब ने फेस किया, स्पेशली आप जर्नलिस्ट ने फेस किया। पीका कानून इन्होंने ही पास किया था। उसके अलावा आप मुझे बताएं कि क्या कोरोना के पैसे आए? बिलीव मी, आप भी वो केस चल रहा है कि वो सारी इमदाद कहाँ गई दे रहे, उसके ऊपर ये बोलते हैं मुझे जवाब में देने का। मतलब अब इसमें भी जनरल बाजवा का कसूर है, कोरोना इमदाद भी ये खा गए। तो आई डोंट थिंक दिस इज गोना हैपन।
एंड ही हैज़, देखें उन्होंने जो मुआशी के हालात को जो किया, जो इखलाकी हालात जो कर दिए हैं, एवरीबॉडी नोज़ कि ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है, गालियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इनके ख़िलाफ़ कोई जाए। कश्मीर की अगर हम बात करें तो 370 आर्टिकल जिसके रिमूव होने पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एतराज़ है, लेकिन आपको पता है कि 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी हुई है? देखें डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन उसके साथ आप ये देखें वो डेवलपमेंट इसलिए की जा रही है ताकि वहाँ से जो मुस्लिम आबादी है उसका तनासब कम किया जाए। तो दैट इज़ व्हाट दी मोदी इज़ ट्राइंग टू डू। वहाँ पे पहले आप बेच नहीं सकते थे, ज़मीन खरीद नहीं सकते थे। अब हो ये रहा है कि मुसलमानों को, अब नॉट जस्ट इन कश्मीर, अगर आप देखें पिछले दिनों एक मदरसा था वहाँ पे 113 साल पुराना, उसको आग लगा दी गई। तो इस वक्त मोदी जो है लिटरली हिंदुत्व के जो एजेंडे है उस पर काम कर रहा है। और यही खान साहब थे जो कहते थे अगर मोदी जीता है तो शायद हम ज़्यादा बात कर सकें।